मुख्य सेवक सदन कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। भाजपा पदाधिकारियों से किया संवाद, समस्याएं सुनकर दिए निर्देश। कहा सुशासन और विकास के लिए सशक्त समन्वय आवश्यक। एसएसपी देहरादून के निर्देशों के बाद अलर्ट पर देहरादून पुलिस। सुबह से जिले भर में चलाया जा रहा चेकिंग अभियान। संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की सघन जांच जारी, सत्यापन कर हो रही कार्रवाई। देहरादून कोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी। ईमेल के जरिए मिली धमकी, मचा हड़कंप। कोर्ट परिसर को कराया गया खाली। मौके पर पहुंची डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड की टीम की गहन जांच। रुड़की के बहादुरपुर जटगांव में भारी बवाल। छापेमारी करने आए विजिलेंस टीम पर ग्रामीणों का हमला। कैमरे में कैद हुई धक्का मुक्की और अभद्रता। पुलिस ने कहा बख्शा नहीं जाएगा एक भी आरोपी। अतिक्रमण पर चला नगर निगम का बुलडोजर। जेसीबी से हटाया गया मंदिर के सामने का अतिक्रमण। नगर आयुक्त ने स्थल का किया निरीक्षण। कहा अवैध मांस की दुकान की जांच कर होगी कार्रवाई। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। स्क्रीन पर दिख रहे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं और खबरों से रूबरू हो सकते हैं। चलिए अब देवभूमि से जुड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्य सेवक सदन में पार्टी पदाधिकारियों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जन समस्याओं का त्वरित समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए सतत संवाद एवं फीडबैक की आवश्यकता भी है। उन्होंने कहा कि राज्य के समग्र विकास के लिए सबको मिलकर कार्य करना होगा, तभी सबका साथ सबका विकास की परिकल्पना साकार होगी। और वहीं देहरादून में आयोजित मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी के समापन कार्यक्रम में सीएम धामी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर शुभकामनाएं दी हैं और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित भी किया है। उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। देहरादून में मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन हुआ। इस आयोजित कार्यक्रम के समापन में सीएम धामी भी शामिल हुए। बता दें कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उन्हें शुभकामनाएं दी है, खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ाया है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। सीएम धामी ने इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए सभी खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया। और वहीं एसएसपी देहरादून द्वारा सभी थाना प्रभारियों को आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भीड़ भाड़ वाली जगहों पर पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ाने और पूरे जिले में संदिग्धों की तलाश के लिए सभी थाना क्षेत्रों में लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। एसएसपी के निर्देश पर आज सुबह से ही जिले के नगर और देहात के सभी थाना क्षेत्रों में संबंधित क्षेत्राधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस की अलग अलग टीमों द्वारा सभी सीमावर्ती चेक पोस्टों, आंतरिक मार्गों और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर भी आकस्मिक रूप से सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान पुलिस द्वारा जिले में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के साथ ही साथ आंतरिक मार्गों पर भी संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की सघन चेकिंग सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही आपको बता दें, संदिग्ध रूप से घूम रहे व्यक्तियों से पूछताछ कर उनके सत्यापन की कार्रवाई भी इस दौरान करते नजर आ रहे हैं। और वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब देहरादून डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल सामने आया। सुबह कोर्ट खुलने से पहले ही मेल की सूचना पुलिस प्रशासन को दी गई। इसके बाद पूरे कोर्ट परिसर को तत्काल खाली कराया गया और आम लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई। अचानक कोर्ट परिसर में बढ़ी हलचल से वकीलों, फरियादियों और कर्मचारियों में दहशत का माहौल देखने को मिला। ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला जब देहरादून की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल सामने आया। बता दें, कोर्ट खुलने से पहले ही इस मेल की सूचना पुलिस प्रशासन को दे दी गई थी। इसके बाद पूरे कोर्ट परिसर को तत्काल से खाली भी करवाया गया और आम लोगों की आवाजाही पर रोक तक लगा दी गई। अचानक कोर्ट परिसर में हलचल जो बढ़ी, उससे वकीलों, फरियादियों और कर्मचारियों में दहशत का माहौल भी देखने को मिला। हालांकि ये ईमेल किसने भेजा, क्या वजह रही,
किस कारण से ये धमकी भरा ईमेल सामने आया, इस पूरे मामले की जांच पड़ताल अभी चल रही है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आपको ये जानकारी दे दें कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। धमकी भरा एक ईमेल सामने आता है और आपको ये भी बता दें कि कोर्ट खुलने से पहले इस धमकी के बारे में पुलिस प्रशासन को सूचना दे दी जाती है। हालांकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बम से उड़ाने की जैसे ही धमकी मिलती है, पूरे में अफरा तफरी का माहौल मच जाता है। सभी लोग परेशान नजर आते हैं। किसने ये धमकी भरा ईमेल भेजा है, किस मेल आईडी से ये ईमेल भेजा गया है, इस पूरे मामले की जांच पड़ताल चल रही है। हालांकि जैसे ही प्रशासन को इसकी सूचना दी जाती है, उसके तुरंत बाद पूरे कोर्ट परिसर को खाली करा दिया जाता है और आम लोगों की आवाजाही तक पर रोक लगा दी जाती है। बता दें कि अचानक कोर्ट परिसर में हलचल जो बढ़ती है, उससे थोड़ी परेशानी भी नजर आती है। लेकिन ये बड़ा सवाल कि आखिरकार किसने ये धमकी भरा ईमेल भेजा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी कौन दे रहा है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी भरा ईमेल सामने आया है और उसके बाद पूरे कोर्ट में हड़कंप मच गया है। बता दें कि ये जो ईमेल है, किसने भेजा है, क्या कारण रही, इस पूरे मामले की सघन जांच चल रही है। प्रशासन को भी अलर्ट कर दिया गया था। जैसे ही ईमेल सामने आता है, सुबह कोर्ट खुलने से पहले ही मेल की सूचना पुलिस प्रशासन को दे दी जाती है कि इस तरीके से धमकी भरा मेल सामने आया है। अब ऐसे में पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। देखना होगा कि किसने आखिरकार ये धमकी दी है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां हरिद्वार जिला और सत्र न्यायालय रोशनाबाद को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही हरिद्वार पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर के निर्देश पर न्यायालय परिसर में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की मदद से पूरे परिसर को सैनिटाइज किया गया। वहीं प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति और वाहन की गहन तलाशी लेकर संदिग्ध वस्तुओं की बारीकी से जांच की गई। इसमें हरिद्वार जनपद में भी इस प्रकार का ये थ्रेट आया है। इसके अतिरिक्त और जनपदों में भी आया है ये। तो इसमें जो जनपद की बीडीएस टीम है और जो हमारा डॉग स्क्वाड है, एक्सप्लोसिव डॉग स्क्वाड, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस वाला जो डॉग स्क्वाड है, उसके द्वारा माननीय जनपद न्यायालय को पूरी तरह सैनिटाइज कर दिया गया है और इसमें लगातार अलर्ट मोड में है। पुलिस को अलर्ट किया गया है और जहां से ये थ्रेट प्राप्त हुआ है उसमें हमारी जो साइबर यूनिट है कार्रवाई कर रही है और जल्दी ही हम इस प्रकरण का खुलासा कर देंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विकास खरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, जिस तरीके से ये मामला सामने आया, धमकी भरा ईमेल आता है बम से उड़ाने की, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? क्योंकि देहरादून में भी इस तरीके का मामला और फिर हरिद्वार में भी। बिल्कुल प्रगति, देखिए जिस तरह से लगातार ईमेल के द्वारा बम से उड़ाने की धमकी जिला सत्र न्यायालय को मिली है। हालांकि अभी अगर हम बात करें तो 2 दिन पहले भी जिस तरह से हल्द्वानी के कोर्ट को उड़ाने की धमकी आई, तो देहरादून अगर हम बात करें तो राजधानी देहरादून में भी इस तरह की जो ईमेल के द्वारा धमकी मिली है। चूंकि अगर हम हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में भी आज जो है ईमेल यहाँ पर आया है, तो उस पर भी जो है साफ तौर पर ईमेल के जरिए ये सूचना मिली कि बम से उड़ाने की यहाँ पर धमकी दी गई और डीआरएक्स जो है बम यहाँ पर लगा गया। और ऐसे में एसएसपी हरिद्वार, चाहे देहरादून की हम बात करें फिर हरिद्वार की बात करें, लगातार जो है पूरी तरह से इसकी निगरानी कर रहे हैं। और चूंकि जो बम दस्ता निरोधक टीम है वो भी यहाँ पर मौके पर पहुंच चुकी है और साथ ही जो पूरा अमला है यहाँ पर मौजूद है। पूरे कोर्ट परिसर को भी, देहरादून की हम बात करें या फिर हरिद्वार की, दोनों को जो खाली करा लिया गया है और लगातार जो टीम है वो पूरी तरह से यहाँ पर प्रगति चेकिंग करी है। और चूंकि एसएसपी खुद जो है धरातल पर उतरे हैं ताकि कोई भी जनहानि ना हो, उसको लेकर पूरे जिले में जो यहाँ पर चेकिंग संघन अभियान यहाँ पर चला जा रहा है। हरिद्वार विकास, क्या ये ईमेल किस आईडी से भेजा गया था? इस मामले में कोई अपडेट सामने आ पाई है? क्योंकि ईमेल सामने आया है, कौन सी मेल आईडी थी, किस तरीके से चीजें आई, ये इस बारे में क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है? बिल्कुल प्रगति, अगर हम बात करें तो जिस तरह से मेल के द्वारा लगातार धमकी उत्तराखंड में मिले, तो इसको लेकर जो पूरी तरह से विभाग है वो यहाँ पर अलर्ट हो चुका है। आखिरकार
ये मेल किसकी और कहा किस मेल से जो है ये धमकी मिल रही है, उसको लेकर जो साइबर की टीम है वो लगातार इस पर जुटी है और लगातार निगरानी यहाँ पर बनी हुई है। और ऐसे में जो प्रगति जिस तरह से जो है हड़कंप अगर हम बात करें तो इस तरह से उत्तराखंड या फिर हरिद्वार में यहाँ पर मचा, तो कहीं न कहीं इसको लेकर पुलिस विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, ताकि जो संघन चेकिंग अभियान है, अगर हम बॉर्डर की बात करें, बॉर्डर पर भी लगातार जो है चेकिंग के जो है आदेश एसएसपी हरिद्वार के द्वारा यहाँ पर दिए गए हैं, ताकि जो भी व्यक्ति उत्तराखंड में प्रवेश करा तो कहीं न कहीं पूरी तरह से इसकी जो है चेकिंग की जाए। हालांकि मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि साइबर में या फिर देहरादून में जो भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि साइबर की टीम पूरी तरीके से जांच कर रही है कि आखिरकार किसने ये मेल भेजा है और किस तरीके से ये चीजें सामने आई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए विकास आपका। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बागेश्वर जिले के गरुड़ तहसील में आयोजित तहसील दिवस इस बार जन समस्याओं के तीखे तेवरों का साक्षी बना है, जहां पेयजल, बिजली और सड़क से जुड़ी मूलभूत समस्याएं पूरे आयोजन पर हावी रही। बता दें कि आगर मचकोट के निवासी देवेंद्र कुमार ने प्रशासन के सामने बिंटोली मचकोट सड़क का मुद्दा प्रमुखता से उठाते हुए कहा कि करीब 20 वर्ष पूर्व शुरू हुई ये सड़क आज भी 3 किलोमीटर तक कागजों में ही अटकी पड़ी है। उन्होंने बताया कि इस मामले में वे सूचना का अधिकार तक लगा चुके हैं, लेकिन संबंधित विभाग की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। मैं मुख्य समस्या लेकर आया हूं ग्राम पंचायत मचकोट से, जो कि 2004 के ये सर्वे है। मचकोट बिनातोली से कुंजाली, कुंजाली से मचकोट, मचकोट से अगरकोट, जिसमें कि आज तक 11 किलोमीटर इसमें कार्य हो चुका है और 4 किलोमीटर शेष रह चुका है, जिसके लिए विभाग से कितनी बार मैं शिकायत कर चुका हूं, लेकिन इस रोड का अभी तक भी कोई समाधान नहीं निकल पाया है। मैं तहसील दिवस, मैं मुख्यमंत्री, आपके सतपाल महाराज जी और डीएम कार्यालय, उप जिला अधिकारी, सभी को मैं डाक दे चुका हूं, लेकिन आज तक भी मेरी समस्या का निराकरण नहीं हो पाया है। 2004 की सर्वे है, जिसमें कि 2019-20 में ये रोड बन के डामरीकरण भी हो गया और 4 किलोमीटर की समस्या मेरी छोड़ दी। जो हमारे फार्मर रजिस्ट्री के लिए हम कैंप लगा रहे हैं, तिथिवार इनका कैंप लगाया जा रहा है, जहाँ पे राजस्व उप निरीक्षक और ऑपरेटर्स कैंप में उपस्थित हैं और वहीं पे ग्रामीण आकर के, काश्तकार आकर के अपनी फार्मर रजिस्ट्री करवा रहे हैं। कैंप में जो फार्मर्स हैं उनका अगर उस दिन नाम नहीं आ पाता है कैंप में, तो दोबारा हम उसी राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्रवार और ग्रामवार उनके कैंप लगा रहे हैं, जिस कैंप में आकर के वो वापस अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आज तहसील दिवस में लगभग 10 से ज्यादा शिकायतें यहाँ पे दर्ज की गई हैं, जिसमें अधिकांश शिकायतें मोटर मार्गों से संबंधित हैं और जिसमें हमने संबंधित विभागों से वार्तालाप की है और उनसे समन्वय स्थापित किया है और विभागों से आश्वासन लिया है कि शीघ्र इन समस्याओं का निदान करके हमें लिखित रूप में अगले तहसील दिवस में वो उपलब्ध कराएंगे। इसके अतिरिक्त हमने पिछले जो तहसील दिवस में आई हुई शिकायतों के क्रम में विभागों के द्वारा क्या कार्रवाई की गई उसकी भी सुनवाई की है, जिसमें खाद्य विभाग के द्वारा राशन कार्ड न बनने की समस्या आई थी, वो जिसका वहां पे निदान हो गया है। और आगे भी इस तरीके से जो तहसील दिवस है उसमें भी गत तहसील दिवस में विभागों द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है, आज मैंने निर्देश दिए हैं कि लिखित रूप में वो हमें बताएंगे, ताकि जनता की कोई भी समस्या पेंडिंग नहीं रहनी चाहिए। जनता दरबार में मेरी कुछ पुरानी समस्या थी, जैसे कि हमारे वहाँ की पानी की समस्या थी। रोड में काफ़ी टाइम से टूटा था, पीडब्ल्यू विभाग की तरफ से कोई कार्य नहीं होता, उसकी समस्या थी। और एक मेरे पे ओवर रेटिंग की समस्या थी, वो लेके आया था। और जो नई समस्या है उसमें सर एक हमारी बैजनाथ चौराहे में करीबन 1 साल से एक बाथरूम शौचालय बना हुआ है और जिसमें अभी तक ताला लगा हुआ है, जो कि ओपन रूप से खुला नहीं है। एक वो समस्या थी। एक सर बैजनाथ झील पे एक बाथरूम ध्वस्त है और करीबन 5-6 साल से ध्वस्त है। जो जितने भी पर्यटक आते हैं उनके लिए बहुत ही दिक्कत होती है बाथरूम की, शौचालय की, तो उसको दोबारा बनवाने या फिर जिस तरह से भी वो ठीक करवाने के संबंध में समस्या थी। और वही खबर देहरादून से है, जहां नगर निगम ने शहर के अतिक्रमण, गंदगी और निर्माण का मलबा फेंकने वालों के खिलाफ अभियान चलाया है, जिसके तहत वार्ड 84 बांजरावाला स्थित कालिका मंदिर के सामने निगम भूमि और सड़क पर किए जा रहे अतिक्रमण को नगर आयुक्त ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी से हटवाया। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने अभियान की हकीकत जानने के लिए स्थलीय निरीक्षण भी किया। और वहीं मसूरी देहरादून में विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माणों और अनाधिकृत प्लॉटिंग के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। वहीं आपको ये बता दें कि लगातार ऋषिकेश और डोईवाला क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर ध्वस्तीकरण और सीलिंग की कार्रवाई की गई।
एमडीडीए ने स्पष्ट किया है कि बिना स्वीकृति के की जा रही किसी भी प्रकार की निर्माण गतिविधि या फिर प्लॉटिंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने इस दौरान ये बताया है कि अवैध निर्माणों के विरुद्ध अभियान निरंतर जारी रहेगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां रुड़की के पथरी थाना क्षेत्र के बहादुरपुर जट गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब बिजली चोरी की शिकायत पर छापेमारी करने पहुंचे विद्युत विजिलेंस टीम पर ग्रामीणों ने अचानक हमला बोल दिया। टीम के गांव में प्रवेश करते ही माहौल गर्मा गया और देखते ही देखते विरोध होने लगा। अब ऐसे में आपको ये बता दें कि ये मामला रुड़की से निकलकर सामने आया है, जहां बहादुरपुर जट गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब बिजली चोरी की शिकायत पर छापेमारी करने पहुंची विद्युत विजिलेंस टीम पर ग्रामीणों ने हमला बोला। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कुछ लोगों ने पहली टीम से तीखी बहस की है, फिर धक्का मुक्की भी शुरू हुई। आरोप तो यह भी है कि टीम के साथ अभद्रता की गई है और उन्हें मौके से खदेड़ने की कोशिश की गई। इस दौरान अफरा तफरी मच गई और चीख पुकार के बीच पूरी घटना कैमरे में भी कैद हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सलमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूरे मामले पर। सलमान, क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई है इस पूरे वारदात में, क्योंकि आप देखिए वीडियो भी काफी ज्यादा हंगामेदार है, उसमें हमला भी होता नजर आ रहा है, चीख पुकार भी सुनाई दे रही है, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि हरिद्वार जिले के पथरी थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां पर आज सुबह ही जो है विजिलेंस की टीम और पुलिस की टीम जो है मौके पर हालांकि संयुक्त रूप से जो है छापेमारी करने के लिए पहुंची बहादुरपुर जट गांव में। तो वहीं कुछ ग्रामीणों ने दबंगई दिखाते हुए टीम के ऊपर जो है हमला करने की कोशिश की, उनके साथ धक्का मुक्की की गई। हालांकि जो है वहां पर टीम भी हालांकि पूरी तरीके से डटी रही और तमाम लोगों को तितर बितर जो है वहां पर किया गया। हालांकि माहौल बड़ा गर्मा गया, जिसके बाद जो है पुलिस टीम ने पूरे जो है मामले को संभाला और मौके पर पहुंचने के बाद हालांकि सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने तमाम लोगों को जो है हिरासत में लेने की कोशिश की गई। हालांकि बताया जा रहा है कि अभी भी कुछ लोगों को पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है। हालांकि तमाम लोगों को वीडियो के माध्यम से भी चिन्हित किया जा रहा है कि आखिरकार मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वीडियो फुटेज जो सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सरकारी कार्य में बाधा डालने की कोशिश की जा रही है, अब उन पर सख्त कार्रवाई होने की उम्मीद है, क्योंकि अब उन्हें तलाशा जा रहा है कि आखिरकार कौन लोग थे जो इस तरीके से अभद्रता कर रहे थे। बिल्कुल, आपको बता दूं कि पुलिस का साफ तौर से कहना है कि हालांकि एसपी देहात शेखर चंद सोयल से मेरी बात हुई, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो भी उपद्रवी है या जिन्होंने भी यहाँ पर सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश की है, उनको वीडियो के माध्यम से चिन्हित किया जा रहा है। उनके खिलाफ लिखित जो है शिकायत भी दर्ज की जाएगी। जो अज्ञात लोग हैं उनको भी चिन्हित किया जाएगा और उनके खिलाफ जो है संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उनको जेल भेजा जाएगा। हालांकि बात की जाए तो जिस तरीके से ये मामला हुआ है उसी को लेकर वहां पर पूरी तरीके से जो है जो ग्रामीण थे, जो दबंग किस्म के जो लोग थे, उन्होंने यहाँ पर माहौल खराब करने की कोशिश की है। और तो जो गांव के जो जिम्मेदार लोग, इनका साफ तौर से कहना है कि कुछ लोग जो दबंगता दिखाते हुए गांव का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि उनका सपोर्ट पूरी तरीके से जो है पुलिस की और इनका साथ फिलहाल विकास कह सकते हैं सलमान की जिस तरीके से ये जो कार्य है सरकारी, उससे लेकर जो ये हंगामा हुआ, अब इसमें कार्रवाई होने की उम्मीद है और तलाशी भी चल रही है कि आखिरकार ये कौन लोग थे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां देहरादून में जन जन के द्वार सरकार पहुंची है। सुदूरवर्ती गांव लाखा मंडल में प्रशासन ने जन समस्याएं सुनी है। लाखा मंडल बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। बता दें 1844 लाभार्थियों को सेवाओं का लाभ भी इस दौरान मिला है। शिविर में त्वरित एक्शन भी लिया गया है। 30 प्रमाण पत्र, 48 राशन कार्ड, यूनिट वृद्धि और 18 सामाजिक पेंशन स्वीकृत हुए हैं। 705 लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और औषधि वितरण भी किया गया है। और वहीं उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में विधानसभा का बजट सत्र 9 मार्च से लेकर प्रारंभ होगा। इस दौरान 11 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। सरकार से बजट सत्र का कार्यक्रम मिलने के बाद विधानसभा सचिवालय इसे अनुमोदन के लिए लोक भवन भेजने जा रहा है। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा, जबकि अगले ही दिन 10 मार्च को अध्यादेश पटल पर रखने के साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। और अगली खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां बीते दिन यानी कि 9 फरवरी की रात को हुई युवक की हत्या का राज टैक्सी चालक ने खोल दिया है।
पुलिस ने जब टैक्सी चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने बताया कि इस शव को कंबल के अंदर पैक करके चिड़ियापुर के जंगल में ले गए थे, जहां चारों ने रेत में गड्ढा खोदा और शव को वहां दबा दिया। युवक की गुमशुदगी के बाद पुलिस ने जब जांच शुरू की तो कड़ियां जुड़ती गई। अब ऐसे में आपको बता दें, पुलिस टीम शव को बरामद करने के लिए टैक्सी चालक को साथ में ले गई। उसी की निशानदेही पर पुलिस ने चिड़ियापुर के जंगल से शव बरामद किया। 11 फरवरी की साय को श्री संतराम दीवान जी, जो कि थाना बसना क्षेत्र के रहने वाले थे, उनके द्वारा अपने बेटे दिगंबर दीवान की गुमशुदगी दर्ज करवाई गई थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 9 फरवरी को उनका बेटा कोर्ट में किसी काम से गया हुआ था और वो वापस नहीं आया। इनकी गुमशुदगी पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस के द्वारा छानबीन की गई, मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया और जिनके साथ इनका उठना बैठना था उनसे भी जानकारी की गई। जानकारी करने में आया कि इनके 2-3 दोस्त जो हमेशा इनके साथ रहते थे और इनके साथ ये नशा वगैरह भी करते थे, तो उनके संबंध में जानकारी की गई और उनका भी घटना वाले दिन से घर पर नहीं होना पाया गया। और जब पुलिस के द्वारा और गहनता से, संवेदनशीलता से इसमें जानकारी की गई तो पता चला कि 9 तारीख की साय को इन 2-3 लड़कों का किसी टैक्सी में बाहर जाना ज्ञात हुआ है। जब उस संबंध में जानकारी की गई, टैक्सी चालक का पता किया गया तो टैक्सी चालक को पुलिस के द्वारा हिरासत में लेकर उसे जानकारी की गई। तो उनके द्वारा बताया गया कि जो 2-3 इनके दोस्त थे उनमें से एक के द्वारा इनको गड्ढा कॉलोनी बुलाया गया था शाम को और फिर एक बॉडी इनके द्वारा जो है 2-3 दोस्तों के साथ किसी अन्य जनपद में वहां पे डिस्पोज कर दी गई थी। पुलिस के द्वारा और जब सख्ताई से इनसे जानकारी की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि बॉडी को जो है थाना श्यामपुर जनपद हरिद्वार क्षेत्र में इनके द्वारा डिस्पोज किया गया था। इस पर पुलिस की टीम वहां रवाना हो गई और बॉडी को वहां से रिकवर कर लिया गया है। एफएसएल की यूनिट वहां पे भेज दी गई है। और वहीं हरिद्वार में छेड़खानी का नया मामला सामने आया है, जहां महिला डॉक्टर ने यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। अब आपको बता दें कि थाना पथरी क्षेत्र के कथित हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर को जबरदस्ती शादी का झांसा देकर हॉस्पिटल का डॉक्टर ही यौन शोषण करता था। अब महिला पुलिस थाने में तहरीर देकर न्याय के लिए गुहार लगाई गई है। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। क्लासिक हॉस्पिटल खनपुरा में ये मेरा 2 साल से यूज कर रहा है, मेरे साथ लिविंग में रह रहा है, मेरे साथ रिलेशन बनाता है। 2 बार मुझे प्रेगनेंसी कंसीव हुई, इसने दवाई खिला के वो मेरा अबॉर्शन करा दिया। तीसरी बार जब फिर से मुझे प्रेगनेंसी हुई तो ये बच्ची हुई है, तो इसने बोला कि ठीक है मैं शादी कर लूँगा, आप घर चले जाओ, डिलीवरी करा के तब आ जाना। और अब डिलीवरी हो गई, बच्ची को भी मना कर रहा है रखने से और मुझे भी एक्सेप्ट करने से मना कर रहा है। और इसने दूसरी शादी कर ली है और फिर इसके सारे प्रूफ मेरे पास है, इसमें सारे फ़ोन में मेरे प्रूफ है इसके साथ, सोने के, रहने के, सारे जितने भी है। बच्ची को एक्सेप्ट किया है इसने फ़ोन में और अब मना कर रहा है कि मेरी बच्ची नहीं है। बताइए मैं अपनी छोटी बच्ची को बाप का नाम किसको दूंगी? कौन देगा इसे बाप का नाम? और इन खबरों के साथ देवभूमि से जुड़े इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर और स्क्रीन पर दिख रहे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं और खबरों से रूबरू हो सकते हैं। नमस्कार।